हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू तापूस लर्निंग। मैं हूं अनुराधा और आप मेरे साथ आज करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी आरोह की कहानी पहलवान की ढोलक का प्रश्न उत्तर। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को भी प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोज लाती रहती हूँ। गाइज, इस पाठ में कुल 15 प्रश्न हैं। पाठ के साथ के 9 प्रश्न, पाठ के आसपास के 3 प्रश्न और भाषा की बात के 3 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक ही वीडियो में है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स गो। सबसे पहले पाठ और लेखक के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। कहानी के जो राजा साहब हैं उनकी जगह राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवान जैसे शौक को क्या पालती। गाइस, ऐसा है कि पहलवानी का शौक रखने वाले लोगों का जो खाने का बजट होता है वह इतना ज़्यादा होता है कि एक गरीब आदमी वहन कर ही नहीं सकता है। यही बात लुट्टन के साथ होती है। फिर भी पहलवान ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल में बदल देती है, तो यह कहानी हमारे सामने बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ जाती है। तो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोलक की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज में आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांवपेच में एक गुरु और शिष्य के समान तालमेल था। ढोलक के हर दांव में लुट्टन को कुछ नया सीखने को मिलता था। ढोलक की आवाज से हमारा मन उत्साहित हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी जब ढोल बज रहा होता है तो आसपास के लोग भी, जिनका वहाँ के माहौल से कोई मतलब नहीं होता है, वो भी आकर थिरकने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो ऐसे ही ढोलक की आवाज़ से लुट्टन के अंदर भी जोश आ जाता था। और कहानी में कौन कौन से ध्वन्यात्मक शब्द आए हैं वह है, पहला चटधा गिरधा। इसका मतलब लुट्टन ने लगाया था, आजा भिड़ जा, चटाक चटधा उठाकर पटक दे, ढाक ढीना वाह पट्टे, चट गिराधा मत डरना, धिक धीना चित करो, यानी अपने विरोधी को चारों खाने चित कर दो, उसे हरा दो। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर है, कहानी ने लुट्टन के जीवन में कई परिवर्तन लाए। कौन कौन से परिवर्तन लाए थे? पहला था बचपन में ही लुट्टन का अनाथ हो जाना, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। दूसरा, गांव के लोगों द्वारा उसकी सास को तकलीफ देने से उसमें बदले की भावना का उत्पन्न होना और पहलवान बनना। जैसा कि आपको पता होगा, लुट्टन बचपन से पहलवानी नहीं करता था। जब गांव के लोगों ने उसकी सास को तकलीफ देना शुरू किया, तब वह पहलवान बना था कि लोग उससे डरे। तीसरा है, गांव के अनेक नामी पहलवानों, जिनका नाम था चांदसी, काले खां, को पीछे पछाड़कर अपना नाम कमाना और एक राज पहलवान बनना। राज पहलवान का मतलब है गाइज, किसी राजा के संरक्षण में पहलवानी करना। चौथा है, अपनी पत्नी की मृत्यु का दुख और बेटों के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभालना। पांचवा है, 15 वर्षों के अंतराल के बाद राजा साहब का गुजर जाना और नए राजा के आने से उन्हें अपने गांव जाना। यह भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब अपनी ढोलक के द्वारा ही रोजी रोटी चलाते थे। जिस राजा के संरक्षण में लुट्टन पहलवान पहलवानी करता था, वह राजा गुजर गया और उसकी जगह उसका बेटा जब आया तो वह पुराने जितने भी लोग थे उन लोगों को निकाल दिया। तो उसके सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाइयां आई, क्योंकि उसे अब अपने बूते रोजी रोटी चलानी थी और उसको पहलवानी के सिवा तो और कुछ आता ही नहीं था, है ना। छठा है, महामारी की चपेट में उनके दोनों बेटों की मृत्यु होना।
जब गांव में हैजा और मलेरिया की बीमारी फैल गई तो उसकी चपेट में उनके दोनों बेटे भी आ गए। तो ये सब परिवर्तन उनके जीवन में आया था जो उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया और उनकी जिंदगी का बहुत ही कारुणिक दारुण अंत हुआ। तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। उत्तर है, लुट्टन ने पहलवानी कभी किसी गुरु से नहीं सीखी क्योंकि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। फिर वह ढोलक की थाप सुनते ही जोश में भर जाता था और जैसे जैसे ढोलक बजती वह भी वैसे ही दांव पेच लगाता था, मानो लगातार ढोलक उसे सिखा रही हो। तभी उसने कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। यानी लुट्टन पहलवान का कोई भी गुरु नहीं था, उसका गुरु ढोलक था जिसकी ताल पर वह सीखता था और खुद पहलवानी सीखा। किसी इंसान रूपी गुरु ने उसे पहलवानी के दांव पेच नहीं सिखाए थे, उसे ढोलक ने सिखाया था, इसीलिए उसने कहा था कि मेरा गुरु ढोलक है। चौथा प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान का ढोलक क्यों बजता रहता। उत्तर है गाइज, गांव में सूखे और महामारी के कारण चारों ओर निराशा फैली हुई थी। पहलवान नहीं चाहता था कि गांव में कोई भी अपने सगे संबंधी की मृत्यु पर दुखी हो। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के लोगों के अंदर उत्साह उत्पन्न हुआ, वे जागृत हो गए, यानी वे फिर से जिंदा हो गए। वास्तव में पहलवान की ढोलक ने गांव वालों को जीने का मतलब सिखाया। इससे बेटों की अकाल मृत्यु का दुख भी कम हो गया, इसलिए पहलवान का ढोलक बजता रहा। लुट्टन अपने सारे दुखों को, अपनी आर्थिक परेशानियों को, अपने बेटों की मृत्यु तक को भी ढोलक की आवाज में भूलने की कोशिश करने लगा और इसीलिए उसका ढोलक दिन रात बजता रहता था। पांचवा प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। उत्तर, महामारी को झेलते हुए ग्रामीण लोगों पर ढोलक कुछ इस प्रकार असर छोड़ती थी। वह गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथिये विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भर देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति, शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। भले ही ढोलक में बुखार हटाने का कोई गुण न था और ना ही महामारी का सर्वनाश करने का, लेकिन मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। वो मृत्यु से भी डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटों की मृत्यु हुई थी, रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ने लगी। लोगों की हिम्मत दोगुनी बढ़ गई। दुखी माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। छठा प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। उत्तर, गाइज, गांव में जब महामारी फैला हैजे और मलेरिया की, उस टाइम यह एक संक्रामक बीमारी थी जिसमें पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता था, खत्म हो जाता था। गांव में सुबह 4 लोग मर रहे हैं तो शाम को 5 लोग मर रहे हैं, इस तरह से लोग मरते थे महामारी में। तो प्रश्न यही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर होता था। उत्तर, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बहुत अंतर था। सूर्योदय के समय सभी लाशों को जलाने के लिए जाते थे, अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को हिम्मत देते थे, किंतु सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उसके बाद कोई चू की आवाज भी नहीं आती थी। धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। रात्रि में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही महामारी को चुनौती देती थी। 7वां प्रश्न है, कुश्ती का दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो यहाँ पर इससे संबंधित 3 प्रश्न है। पहला है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं होती है। दूसरा, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। तीसरा, कुश्ती को फिर से प्रिय शौक बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं होती है। तो उत्तर, कुश्ती, दंगल और पहलवानी राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। यही उनके मनोरंजन का भी साधन था, लेकिन अब राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ले ली है और मनोरंजन के भी कई साधन आ चुके हैं, इसलिए अब ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरे का उत्तर है,
कुश्ती और दंगल जैसे खेलों की जगह अब बॉक्सिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों ने ले ली है। तीसरे का उत्तर, कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं कराई जा सकती है। सरकार द्वारा कई स्कीम्स भी निकाली जा सकती है जिससे बच्चों की उसमें दिलचस्पी बढ़े। आकाश से टूटकर यदि कोई यहाँ भावुक होगा, भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहती तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता, यहाँ असफलता होगा, असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, लेखक यहाँ गांव की असहनीय परिस्थिति को बताता है। वह कहना चाहता है कि इस महामारी काल में कोई भी उस गांव की रक्षा करने वाला नहीं है। ग्रामीणों की पीड़ा से प्रकृति भी दुखी है, इसलिए आकाश में भी निस्तब्धता छाई हुई है। यदि कोई तारा आकर इनके दुख को समेटना भी चाहता है तो वह बीच में ही विलीन हो जाता है। वह पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाता है तथा अन्य सभी तारे उस तारे की इस स्थिति पर उसका मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि उस समय गांव वालों के दुख को कम करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि सबकी स्थिति एक सी थी। गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं बचा था जिसके घर से 2-4 लोग काल के गाल में न समा गए हों। 9वां प्रश्न है, पाठ में अनेक स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। लेखक ने यहाँ रात का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब होता है दोस्तों, निर्जीव वस्तु का मानव के क्रियाकलापों के साथ तालमेल बिठाना। क्योंकि रात तो रो नहीं सकती है क्योंकि वह सजीव वस्तु नहीं है, लेकिन लेखक बोल रहा है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो ठंड में पड़ी ओस रासू के समान प्रतीत होती है। तो लेखक ने यहाँ रात का मानवीकरण किया है। ठंड में पड़ रही ओस आंसू के समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही हो। दूसरा है, तारे उसकी भावुकता तथा असफलता पर खिलखिला पड़ते थे। लेखक ने यहाँ भावुक और झिलमिलाते तारों का मानवीकरण किया है। वे कहते हैं कि जब भी कोई भावुक तारा ग्रामीण का दृश्य देखकर टूटता है तो वह बीच रास्ते में ही विलीन हो जाता है और सभी तारे उसकी असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम चाहो तब भी उन ग्रामीणों की मदद नहीं कर सकते। अब अगला प्रश्न है पाठ के आसपास का प्रश्न। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप किसी ऐसे अन्य आपदा स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। किसी ऐसी आपदा वाली स्थिति का कल्पना करके लिखना बहुत मुश्किल काम है ना बच्चों, फिर भी लिखना तो पड़ेगा। उत्तर है, इस पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। आजकल कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने आम जनता को घेर रखा है। ऐसी स्थिति में मैं सबको निम्नलिखित कार्य करने की सलाह दूंगी। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, लोगों को इलाज करवाने की सलाह दूंगी। तीसरा है, जुखाम और बुखार वाले रोगियों को मास्क लगाने और दूरी रखने के बारे में बताऊंगी। चौथा, घर से बाहर कम निकलने की सलाह दूंगी। पाठ के आसपास का दूसरा प्रश्न है, ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कला से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। उत्तर, कला और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का गहरा संबंध है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने तथा चिंतन को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता है। कला व्यक्ति के मन में बसी हुई स्वार्थ, परिवार, धर्म आदि की सीमाओं को मिटाकर मानव मन को व्यापकता प्रदान करती है। मानव कला के हर एक रूप, काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और रंगमंच से अटूट संबंध है। हम सब किसी न किसी रूप में कला से जरूर जुड़े होते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है ना। तीसरा प्रश्न है, चर्चा करें कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं है। उत्तर, कला व्यवस्था से नहीं फलती फूलती,
वह कलाकार की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है। यदि कोई कलाकार अपने कला के लिए उत्सुक नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वह कुछ दिनों बाद जनता के द्वारा भुला दिया जाएगा और उसकी कला का कोई महत्व नहीं रहेगा। गाइज, ये होता है कि कला का संरक्षण सरकार भी तब देती है जब उस कला के क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाता है। जैसे पहले मधुबनी जो चित्रकला है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब कुछ कलाकारों ने उस चित्रकला को ऊंचाइयों पर ले गए और उन्होंने विदेशों में नाम कमाया और विदेश के लोग भी जानने लगे, तब सरकार भी चेती और उस कला को संरक्षण देने का काम किया। अब भाषा का प्रश्न है। हर विषय, क्षेत्र, परिवेश आदि के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। पाठ में कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत प्रयोग हुआ है। उन शब्दों की सूची बताइए, साथ ही नीचे दिए गए क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कोई पाँच शब्द बताइए। तो क्रिकेट, तो चिकित्सा, क्रिकेट, न्यायालय या अपनी मनपसंद का कोई क्षेत्र है उससे आपको संबंधित पाँच शब्द बतलाना है। तो उत्तर है कुश्ती का शब्द जो हमारे पाठ में आया है। कुश्ती, दंगल, अखाड़ा, दांव पेच, चिटपट, धोबी पछाड़, ये सब कुश्ती में इस्तेमाल होते हैं। एक दंगल फिल्म भी आई थी और जो जहाँ पर कुश्ती लड़ा जाता है उसे अखाड़ा कहते हैं, और कुश्ती लड़ने के क्रम में जो दांव पेच होते हैं उनको दांव पेच। चिकित्सा से संबंधित शब्द है एक्सरे, इंजेक्शन, सीटी स्कैन, नर्स। क्रिकेट से बैट, बॉल, प्लेग्राउंड, अंपायर, विकेट। न्यायालय से संबंधित शब्द वकालतनामा, जज, वकील, अपील, आरोपी, गवाह। शिक्षा से संबंधित स्कूल, पुस्तक, अध्यापक, पेंसिल, कलम। दूसरा प्रश्न है भाषा से संबंधित। पाठ में अनेक अंश ऐसे हैं जो भाषा के विशिष्ट प्रयोगों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। भाषा का विशिष्ट प्रयोग न केवल भाषाई सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि कथ्य को भी प्रभावी बनाता है। यदि उन शब्दों, वाक्यांशों के स्थान पर किसी अन्य का प्रयोग किया जाए तो संभवतः वह अर्थगत चमत्कार और भाषिक सुंदर उद्घाटन न हो सके। कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं। हर बार की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। इन विशिष्ट भाषा प्रयोगों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, एक गांव में मलखान नाम का पहलवान रहता था जिसके गांव में बहुत चर्चे थे। कोई भी पहलवान उसके सामने आने से डरता था। एक दिन वह शहर की तरफ रवाना होता है जहां उसकी मुलाकात बिल्लू पहलवान से होती है। बिल्लू मलखान को अखाड़े में बुलाता है। मलखान उस पर बाज की तरह टूट पड़ता है। मलखान की जीत ने राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। राजा साहब ने उसे राज पहलवान बना दिया, जिससे पहलवान मलखान की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। फिर पहलवान ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद उसकी स्त्री ने 2 पहलवानों को जन्म दिया और स्वर्ग सिधार गई। सेम यही घटनाक्रम लट्टन पहलवान के साथ भी होता है। तीसरा प्रश्न है, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है वैसे ही कुश्ती की कमेंट्री की जाती है। आपको दोनों में क्या समानता और अंतर दिखाई पड़ता है? आजकल टीवी पर कुश्ती के खेल भी दिखाए जाते हैं, कबड्डी भी दिखाए जाते हैं, तो दोनों के क्रिकेट और कुश्ती के कमेंट्री में क्या अंतर होता है? आप अंतर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उत्तर है, क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण का वर्णन होता है, जबकि कुश्ती में दांव पेच का वर्णन होता है कि इसने चित किया, उसने पट किया, उसने पछाड़ दिया, ये सब चीज़ें होती है। दूसरा, क्रिकेट मैच में स्कोर बताया जाता है तथा कुश्ती में चित पट गिने जाते हैं। तीसरा, क्रिकेट की कमेंट्री शांति के साथ की जाती है लेकिन कुश्ती की कमेंट्री उत्तेजकता के साथ की जाती है ताकि पहलवानों में जोश पैदा हो सके। तो यह था गाइस पहलवान के ढोलक के सभी प्रश्नों के उत्तर। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सप्लोर हो सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।